एक ऐसी खबर जिससे थोड़ी सी तसल्ली जरूर मिल सकती है, क्योंकि जब जब हमारी इस जियो पॉलिटिक्स पे मैंने जब बात की है तब मैंने पूरी दुनिया में चल रहे युद्धों की बात अवश्य आपसे की है। मेरे प्यारे साथियों, इजराइल ने घोषणा की है कि वो अब हिजबुल्ला के साथ, जो कि लेबनान का एक गुट है, उस गुट के साथ अब सीज फायर कर रहा है। 60 दिनों के लिए इस सीज फायर को किया गया है, लेकिन दूसरी बात ये भी कही गई है कि अगर उसने हल्की सी भी दिक्कत की तो हम सीज फायर को तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही। अभी पीछे 2 दिन पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई। इजराइल के जो रॉकेट लेबनान पे जा रहे थे, कुछ ऐसे ही रॉकेट हिजबुल्लाह ने लगभग 250 के आसपास, जो एक बड़ा हमला माना गया, वो किस पर कर दिया? इजराइल पर। आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी लीडरशिप वैसे भी हिजबुल्लाह की समाप्त हो चुकी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हिजबुल्लाह इसके आगे अभी कोई कार्रवाई करने की इच्छा नहीं रखता होगा। लेबनान में लगभग 3768 मौतें अब तक हुई हैं और पलायन लगभग 9 लाख लोग कर गए। घायलों की गिनती का वैसे भी कोई काउंटिंग होती है नहीं। आरजी ज्ञान सबसे सटीक। नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजी ज्ञान पर। मैं सुशांत कुमार हाजिर हूं फिर एक नई चर्चा के साथ। मेरे प्यारे साथियों, एक ऐसी खबर जिससे थोड़ी सी तसल्ली जरूर मिल सकती है, क्योंकि जब जब हमारी इस जियो पॉलिटिक्स पे मैंने जब बात की है तब मैंने पूरी दुनिया में चल रहे युद्धों की बात अवश्य आपसे की है। और मैं साथ साथ ये कहता रहा हूं कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके समझौते किए जाएं, युद्ध बंद किए जाएं, क्योंकि ये वैश्विक शांति के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैश्विक शांति ही नहीं, वैश्विक तरक्की के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनली एक छोटी सी गुड न्यूज़, कि साहब छोटी सी क्यों, इसमें गुड न्यूज़ में छोटी और बड़ी क्या होता है? छोटी गुड न्यूज़ इसलिए कि उसमें चैलेंज भी, मतलब उसमें शर्त लगी है कि हम जो करने जा रहे हैं उसमें एक शर्त यह है कि अगर वैसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाएगा। मतलब मेरे प्यारे साथियों, इजराइल ने घोषणा की है कि वो अब हिजबुल्लाह के साथ, जो कि लेबनान का एक गुट है, उस गुट के साथ अब सीज फायर कर रहा है। 60 दिनों के लिए इस सीज फायर को किया गया है, लेकिन दूसरी बात यह भी कही गई है कि अगर उसने हल्की सी भी दिक्कत की तो हम सीज फायर को तोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाएंगे, हम दोबारा से पूरी कार्रवाई शुरू कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि कैसे हिजबुल्लाह, जो लेबनान का एक गुट है, और इजराइल के बीच में दिक्कत चल रही थी। दिक्कत किस बात को लेकर थी? दिक्कत थी इस बात को लेकर कि भैया, जो इजराइल है, इजराइल के उत्तर में पड़ता है लेबनान। नीचे आ जाइए, पूरा इजराइल आपको दिख रहा है, हरे रंग से दिख रहा है, ये इलाका जिसे वेस्ट बैंक कहते हैं। ये इधर से जो हरा रंग दिख रहा है, इसी को गाजा पट्टी कहते हैं। जी हाँ, ये वही गाजा पट्टी है जहां इजराइल पूरी तरीके से अपना सैनिक कार्रवाई कर रहा है, जहां पर हमास एक्टिव है। ये गोलन हाइट्स का इलाका है और इसके ऊपर पड़ता है लेबनान। मेरे प्यारे साथियों, पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसी स्थिति बनी कि इजराइल को एक साथ बहुत सारे मोर्चों पर जूझना पड़ा। पहला मोर्चा था कौन सा? इस कहानी को आप मतलब बड़े अंदर से समझिए कि मजबूरी है या इच्छा, या फिर अचानक से नेतन्याहू साहब को लगा कि मुझे शांति बना देनी चाहिए। इसकी पूरी कहानी सुनोगे तो इसके विश्लेषण तक, आप इसको विश्लेषण तक जरूर पहुंच जाओगे। हमास में जो चल रहा था आप सब जानते हैं, मतलब गाजा पट्टी में इस बात की पूरी संभावना थी कि लेबनान का गुट हिजबुल्लाह हमास को सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने के क्रम में थोड़ी बहुत जैसे ही उठापटक हुई, इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट लेबनान के साथ भी शुरू हो गया। और यह कॉन्फ्लिक्ट अपने पीक पर तब पहुंच गया जब आमने सामने की जो ऑपरेशन ग्राउंड से इन्होंने शुरू किया, और फाइनली 17 सितंबर पेजर अटैक, और 27 सितंबर को इन्होंने हिजबुल्लाह का मुखिया हसन नसरुल्लाह को मार गिराया। यह सब कहानी मैं पिछले कुछ सेशन से बता चुका हूं। फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती रही। अभी पीछे 2 दिन पहले एक बड़ी अजीब घटना हुई। इजराइल के जो रॉकेट लेबनान पे जा रहे थे, कुछ ऐसे ही रॉकेट हिजबुल्लाह ने लगभग 250 के आसपास, जो एक बड़ा हमला माना गया, वो किस पर कर दिया? इजराइल पर। उन्होंने कहा कि अरे यार, ये तो हमारे जैसे रॉकेट हैं। उन्होंने कहा कि लगता है शायद रिवर्स इंजीनियरिंग कर ली गई है। बहरहाल इस बात को यहां जानना जरूरी है कि 2 दिन पहले हिजबुल्लाह ने एक जबरदस्त हमला इजराइल पर किया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर को भी हिजबुल्लाह के लड़ाके अपना निशाना लगातार बना रहे थे। यह तो एक बात हुई कि जो युद्ध में चल रहा था। इसी बीच जियो पॉलिटिक्स बदली। जियो पॉलिटिक्स क्रम में एक टर्निंग पॉइंट आया, अमेरिका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, जिसमें ट्रंप साहब जीत गए। ट्रंप जीतने के साथ ही बहुत सारी चीजें इधर उधर होनी शुरू हुई, और इसी क्रम में एक मामला पनपा रूस और यूक्रेन में। इस कहानी के तार वहां से भी जुड़े हैं। जैसे ही रूस यूक्रेन में कहानी हुई तो आपको जानकारी होगी, मैंने बताया भी था कि रशिया ने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को बदला, और न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के चलते कि भाई, अगर हम पर कोई ऐसा देश हमला करता है जिसका
पास परमाणु बम नहीं है और वो उसके हथियार हमारे पास आ रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये हथियार उसको परमाणु शक्ति संपन्न देश ने दिया, तो फिर हम उस देश के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिस देश को परमाणु शक्ति संपन्न जो देश है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉक्ट्राइन बदली, बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रयोग भी हुए पिछले 2-3 दिनों से। मैं इस बात को हालांकि आपसे कर नहीं पाया था, लेकिन बता दूं कि इजराइल ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलें यूक्रेन पे दागी हैं और बहुत सारे क्षेत्र को छुड़ाया है। बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बदलाव होना, इन सब बातों से एक खबर ईरान से भी आई। ईरान जो कि इस समय कथित तौर पर साथी बना हुआ है रशिया का और दुश्मन बना हुआ है इजराइल का। इजराइल का दुश्मन है तो मतलब अमेरिका का भी दुश्मन है। वहां के सुप्रीम लीडर अपनी सत्ता, जो खेमनेई साहब है, अपनी सत्ता अपने बेटे को दे चुके हैं। तो एक बात, ये बात समझ में आ रही थी कि आने वाले समय में जिस तरीके से रशिया नाटो देशों के खिलाफ या उन देशों के खिलाफ जो उसके खिलाफ खड़े हैं, यूक्रेन का साथ दे रहे हैं, उनके खिलाफ जिस तरह की लामबंदी कर रहा है, उसमें ईरान भी शामिल हो सकता है। और ईरान अगर शामिल होगा तो ईरान सबसे पहले जिस आदमी पर फोकस करेगा वो है उसके पड़ोस वाला इजराइल। तो ऐसी स्थिति में नेतन्याहू साहब ने एक डिसीजन लिया कि भैया देखो बात ऐसी है, लेबनान से सीज फायर किया जाए। किससे? लेबनान से। अच्छा, ये लेबनान का जो है नक्शा है, इस नक्शे में आप देख सकते हो, ये जो आप पर्पल कलर से देख रहे हो, ये सब वो इलाके हैं जो हिजबुल्लाह के संगठन में थे। इधर इस मैप पे देखिए, इस मैप पे आपको दिख रहा होगा लाल डॉटेड लाइंस, ये वो इलाके हैं जहां पर इजराइल लगातार अपनी एयर स्ट्राइक्स कर रहा था। ठीक है, और इनके बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ब्लू लाइन कहलाती है। अब चूंकि सीज फायर डिक्लेयर कर दिया गया है, तो क्या सीज फायर अकेले नेतन्याहू साहब ने किया? नहीं, इसके लिए अमेरिकन डिप्लोमेट्स ने इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। सीज फायर क्या हुआ है और कब से सीज फायर लागू हो रहा है और इसके क्या इंपैक्ट निकलने वाले हैं, जरा समझिए। अमेरिकन राष्ट्रपति ने कहा कि सीज फायर एक अच्छी खबर है। सीज फायर के लिए उन्होंने नेतन्याहू और लेबनान के प्रधानमंत्री जो नजीब जकाती से बात की। दोनों देशों के बीच बुधवार, आज दिन है बुधवार, आज की सुबह 4 बजे और भारत के समय सुबह 7:30 बजे से सीज फायर लागू हो चुका है। और उन्होंने कहा कि यहां सीज फायर का अर्थ है जंग रुक जाना। सीज फायर का अर्थ क्या है? जंग रुक जाना। हम लेबनान के साथ सीज फायर रोक रहे हैं। और उन्होंने कहा कि यह कैसे हो रहा है? यह हो रहा है यूएन के चार्टर 1701 से। कौन सा? 1701। क्या है यूएन चार्टर 1701? आप इस पर तारीख देख सकते हो, 11 अगस्त 2006 को यह चार्टर आया था। इसी को इंप्लीमेंट करते हुए क्या है, सीज फायर लागू किया जा रहा है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहां पर चीजें समझनी होंगी। 2006 में जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी एक समझौता कराया गया था। यह समझौता देखिए क्या था। एक नदी पड़ती है, लितानी नदी। कौन सी नदी? लितानी नदी। असल में इजराइल की सेना लेबनान में घुसी तो वो इस पूरे इलाके को कैप्चर कर लेती है। यहां पर कैप्चर कर गई थी, ठीक है। और जब कैप्चर कर गई थी तो हिजबुल्लाह के लड़ाके पीछे चले गए थे इस तरफ, यानी कि नदी के उस पार। यहां पर कौन आ गया था? यहां पर आ गया था भैया इजराइल। अब जब समझौता हुआ, जो रेजोल्यूशन है 1701 जो रेजोल्यूशन था, उसने कहा कि भाई तुम लोग अपने क्षेत्र में वापस आओ। अपने क्षेत्र में क्या आ जाइए? वापस। अगर अपने क्षेत्र में ये लोग वापस आते हैं तो जिन हिजबुल्लाह के लड़ाकों को पीछे की तरफ धकेल दिया गया था लितानी नदी के उत्तर में, तो कायदा ये मतलब हो सकता है कि ये दोबारा किसमें आ जाएं? यहां वापस आ जाएं। तो बात तो वहीं की वहीं रही। इसमें कहा गया था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इजराइल की सेना वापस आएगी और ये जो इलाका बचेगा, इस इलाके को हम जिसको सौंपने जा रहे हैं वो है लेबनान की आर्मी। यानी कि ये लेबनान के पास रहेगा, ना कि हिजबुल्लाह के पास। अब समझौता यही है कि इजराइल के सैनिक साउथ लेबनान से हट जाएंगे, वापस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हिजबुल्लाह के लड़ाके फिर इस इलाके में आ जाएंगे। इस हिसाब से तो हिजबुल्लाह की जीत हुई। और नेतन्याहू साहब के जो ये डिसीजन है सीज फायर का, इस पर कुछ लोग सहमत भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कहा कि नहीं, ये उस तरफ से यहां से हट ही जाएंगे, लितानी नदी के ऊपर चले जाएंगे और यहां पर लेबनान की आर्मी आ जाएगी। लेबनान की आर्मी, लेबनान एक देश है। हिजबुल्लाह को कुछ लोग आतंकवादी संगठन मानते हैं, कुछ लोग एक मानते हैं कि अधिकारों का रक्षक एक गुट है। मतभेद है इस बात को लेकर, लेकिन लेबनान की आर्मी को लेकर तो कोई डाउट नहीं है। दो बॉर्डर पर दोनों देशों की सेनाएं रह सकती हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ, तो मतलब यह है कि हम इस क्षेत्र को हिजबुल्लाह के लिए खाली नहीं करेंगे। यह कंफर्म समझ लीजिए आप। किसके लिए खाली करेंगे? लेबनान की आर्मी के लिए खाली कर रहे हैं। यह बात आज से पहले 2006 में पहले भी हो चुकी है। इसे यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन नंबर 1701 कहा जाता है। कब पास हुआ था? मैंने आपको बताया था कि यह रेजोल्यूशन 11 अगस्त 2006 को यह रेजोल्यूशन
रेजोल्यूशन पास हुआ था, उसी को इंप्लीमेंट करते हुए क्या लाया गया है, उसी को इंप्लीमेंट करते हुए ये सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया है। क्यों लाना पड़ा? लाने की बहुत सारी वजह, एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि अब ईरान पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि इस समय जो लामबंदी हो रही है जियोपॉलिटिक्स में, जो पूरी दुनिया के देश एक हो रहे हैं, उसमें ईरान का स्पष्ट झुकाव चीन और रूस की तरफ देखा जा रहा है। और रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में बदलाव करना, बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग करना, और जो ईरान है, ईरान का भी देखिए, ईरान को आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर आप ऑन द बेसिस ऑफ पावर, आर्मी पावर कंपैरिजन करोगे तो इजराइल के मुकाबले ईरान एक ताकतवर देश बन जाता है। इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, लेकिन ईरान को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो उन्होंने कहा कि अब हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, ईरान पर ध्यान केंद्रित करेंगे साथ में जो सैनिक थक गए हैं उनको भी आराम देना जरूरी है, क्योंकि युद्ध बहुत लंबा खिंच चुका है, ठीक है। और हमास को अलग थलग कर देना, क्योंकि हमास को यह उम्मीद थी कि हिजबुल्लाह सपोर्ट करेगा, लेकिन इस सीज फायर के बाद साफ यह है कि हिजबुल्लाह से कहते हैं भैया देखो बात ऐसी है, तुम अपनी जान बचाओ, हमास का समर्थन मत करना। तो ऐसे में हमास लड़ाकों का मनोबल टूट जाएगा और इजराइल को मदद मिलेगी अपने बंधक छुड़ाने में। देखिए, युद्ध अच्छा चला या खराब चला, नेतान्याहू साहब बोल रहे हैं कि आईडीएफ, द इजराइल डिफेंस फोर्सेस बहुत आगे बढ़ी, लेकिन नेतान्याहू साहब की इस बात को लेकर खूब आलोचना होती है कि यार हमारे प्रिजनर्स कहां हैं, हमारे कैदी कहां हैं जिनको हमास के लड़ाके ले गए थे। जनरली आप देखते हो कि अभी पीछे कुछ दिनों उन्हीं बंधकों में से एक दो के शव मिले, कुछ वीडियो वायरल हुई। इजरायली लोग इस बात को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसे युद्ध का क्या फायदा है जिसमें संसाधन भी जा रहे हैं, जिसमें सब कुछ जा रहा है, लेकिन आप हमें एक बात तो बताइए साहब, हमारे बंधक जिनको लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ था वो हैं कहां? तो ऐसे में अगर ये अलग थलग पड़ जाते हैं तो बंधकों को छुटाने में आसानी मिलने वाली है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि पूरी की पूरी लीडरशिप वैसे भी हिजबुल्लाह की समाप्त हो चुकी है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद हिजबुल्लाह इसके आगे अभी कोई कार्रवाई करने की इच्छा नहीं रखता होगा। यह हसन नसरुल्लाह 27 सितंबर को आपको जानकारी है कि इनको एक बंकर ब्लस्टर 80 टन का जो बॉम्ब था उस गिराकर इनको मार दिया गया था। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने क्या शुरू किया था? इजराइल ने हमास में अपना ऑपरेशन शुरू किया था। कहां किया था? हमास में अपना ऑपरेशन, गाजा पट्टी में ऑपरेशन आयरन स्वाइस को शुरू की थी, और उसके बाद लगातार से ये ऑपरेशन चल रहे हैं। 17 और 27 सितंबर की आप जानते हो कि ये सारी घटनाएं कहां हैं। पहले पेजर, अब तो नेतान्याहू साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, मैंने बताया भी था कि हाँ भाई हमने ये कराया था। क्या अब तक नुकसान हुआ है? लेबनान में लगभग 3768 मौतें अब तक हुई हैं और पलायन लगभग 9 लाख लोग कर गए। घायलों की गिनती का वैसे भी कोई काउंटिंग होती है नहीं, ठीक है। हिजबुल्लाह के 2450 लड़ाके मारे गए हैं, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में 73 इजरायली सैनिक भी मारे गए हैं। क्या इस समझौते का असर होने वाला है? क्या इस समझौते का असर लॉन्ग इंपैक्ट निकलेगा? देखिए, इससे ये तो बात सही है कि लगातार और एक साथ 3 मोर्चों पर इजराइल नहीं लड़ सकता। एक तो आप ये समझ लीजिए, उत्तर में हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ रहा था, इधर गाजा पट्टी में जो आप जानते ही हैं, गोलन हाइट्स में भी स्थिति ठीक है नहीं, सीरिया से भी मामला खराब है, और उधर सबसे बड़ा ईरान और इधर यमन। तो एक तरफ से शांति कर और ये होना भी चाहिए। मैं तो कहता हूं एक तरफ से नहीं, शांति अगर चारों तरफ से हो जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये सीज फायर मुझे वैश्विक शांति से ज्यादा डिप्लोमेसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम ज्यादा लग रहा है, जिसमें अब ईरान को बैलेंस करने की ये तरफ ये लोग लगने वाले हैं। आप जानते हैं कि ईरान को लेकर ना तो ट्रंप बाइडेन सरकार और ना ही ट्रंप सरकार के भी कोई खास जो है सॉफ्ट नेचर दिख नहीं रहा है कि कुछ ऐसा होगा कि डिप्लोमेट्स की लेवल बातें होंगी, ऐसा लग नहीं रहा। हाँ, एलन मस्क साहब जरूर संपर्क में है ईरान डिप्लोमेट्स के, हो सकता है कुछ रास्ता निकल कर आए, लेकिन यह रास्ता तब तक नहीं निकलेगा जब तक ईरान रूस का साथ नहीं छोड़ देगा। और मुझे नहीं लगता कि आज के परिदृश्य में, आज के राजनीतिक परिदृश्य में, आज के जियोपॉलिटिक्स में किसी प्रकार से ईरान रशिया का साथ छोड़ने का विचार भी रखता होगा। उम्मीद करता हूं ये खबर अच्छी है, और हम ये चाहते हैं कि ऐसी खबरें रूस यूक्रेन युद्ध से भी आ जाएं। हम ये चाहते हैं कि जैसा भी हो, गाजा वाले लोग भी समझ जाएं, इजराइल भी समझ जाए, वापस कर दे एक दूसरे के बंधकों को। क्यों बिना वजह की तबाही मचानी? क्योंकि अंत में इसमें किसी का भी भला होने वाला नहीं है। एक फिल्म आई थी बॉर्डर, है ना, ये जंग अब ना होने पाए, इसमें सब बीवी बच्चे भूखे, है ना, खेत खलियान सब उजड़ जाते हैं, किसी का भला इस जंग से होने वाला नहीं। फिर भी लिटिल बिट ये एक अच्छी चीज़ है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।